नमस्कार, मैं हूं राकेश सिंह और आप लोगों का अनअकैडमी पे स्वागत है। मैं राकेश दिल्ली में 11 वर्षों से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, साथ में यूपीपीसीएस यूपीएससी के मेंस देने का अनुभव और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं मेरे इस दिए गए लिंक पे। और सबसे पहले आपको हमारा अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आप इस क्रांति का हिस्सा बन सकें जो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। आइए चलिए सीखते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम DSSB के एग्ज़ाम्स के लिए हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी जो आपका पार्ट बी में आएगा, ठीक है। पार्ट बी में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथडोलॉजी और साइकोलॉजी आ रहे हैं, जैसे आप सबको पता है। तो हम साइकोलॉजी की आज बात करें। जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे, आपको कमिटमेंट था कि अरुण कुमार सिंह हम पूरी बुक आपको करा देंगे। तो आज हम 3rd चैप्टर की बात करें। फर्स्ट 2 हो चुके हैं, सर ने करा दिए हैं। आज हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें? 3rd चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आपको बेसिक आइडिया दे दूं मैं। 3rd चैप्टर में आपका है क्या? 3rd चैप्टर में आपके बहुत सारे जो जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट थे उनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, नए नए मेथड्स हैं जो उन्होंने इन्वेंट किए थे, जिन्होंने आगे चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर किसको एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत हेल्प किए आगे बढ़ने में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। साइकोलॉजी में पहला टॉपिक है आपका 3rd चैप्टर का स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संरचनावादी। संरचनावादी बेसिक आपका जो टॉपिक है, जो मेथड है, वो इन्वेंट किया था किसने? ईबी टीचेनर ने। किसने इन्वेंट किया था? ईबी टीचेनर ने। ईबी टीचेनर कौन थे? वाउंड के स्टूडेंट, ये आप सबको पता होगा, विलियम वाउंड के स्टूडेंट थे ईबी टीचेनर, ठीक है। उन्होंने ये मेथड इन्वेंट किया था। कौन सा? संरचनावाद। उसमें क्या है, अब संरचनावाद में बेसिक आपकी डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। मन की संरचना का विश्लेषण अंतनिरीक्षण द्वारा। अंतनिरीक्षण होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप सिर्फ अपने बारे में खुद सोचेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है या क्या आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी चीज़ को लेके आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी क्या प्रिस्क्रिप्शन है उस बारे में, या आप कैसा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये सब जो भी अनुभव होंगे ये आप खुद करेंगे, खुद देखेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। वो होता है आपका अंतनिरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन आपको क्लियर हो गया। इंट्रोस्पेक्शन एक टूल था जिसके द्वारा हम पता करते थे स्ट्रक्चरलिज्म में कि मन की संरचना का विश्लेषण, मतलब कि किसी आदमी के मन में क्या चल रहा है, किसी चीज़ को लेके क्या वो प्रिसाइड करता है, क्या वो सोचता है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में से कैसा फील हो रहा है, यह सिर्फ वही आदमी बता सकता है। किसके द्वारा? अंतनिरीक्षण के द्वारा, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ों को सोचना, अलग अलग आइडियाज़ आना, अलग अलग फील करना, सेंसेशन करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना या किसी चीज़ के बारे में प्रिसाइड करना, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरलिज्म के टॉपिक में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब संरचनावाद में एक थ्योरी दी गई थी। थ्योरी भी वाउंड ने दी थी। वाउंड की हेल्प से टीनेचर ने ये थ्योरी, दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, ट्री डायमेंशनल थ्योरी। जैसे आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्री डायमेंशनल मतलब कि 3 डायमेंशन वाली थ्योरी, ठीक है। हिंदी में आपको क्या बोलेंगे? त्रिवेदी थ्योरी को सिद्धांत बोलिए हिंदी में। इसमें क्या क्या इंक्लूड था? आपका किसी भी सिचुएशन में कोई भी कैसा फील कर रहा है या कुछ भी क्या उसका प्रिस्क्रिप्शन है या कुछ भी जैसा वो उस सिचुएशन के बारे में कुछ भी आइडिया बनाता है या कुछ भी एक सीन बनाता है कि इस सिचुएशन में अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे ऐसा फील हुआ है या कैसा फील नहीं हुआ है। तो उसमें बेसिक आपका जो मेजर करने के जो बेसिक 3 चरण थे वो कौन कौन से थे? कोई भी सिचुएशन को फील करने में आपके 3 ये चरण बिल्कुल बेसिक हैं। या तो एक्साइटमेंट और कामनेस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरा है टेंशन रिलैक्सेशन, टेंशन या रिलैक्सेशन की स्थिति में। तीसरा है प्लेजर और डिस्प्लेजर। इन तीनों में एक चीज़ आप देखिए कि जो ये संरचनावाद है ना, इसमें अलग अलग लोगों, इंडिविजुअल लोगों के ऊपर जब हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ तभी पता चला कि हर एक इंडिविजुअल अलग फील कर रहा है। और ये तब कैसे पता चला? अंतनिरीक्षण के द्वारा पता चला। जैसे कोई
कोई एक मुसीबत में कोई बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कोई पेशेंस के साथ कामनेस के साथ काम करता है, तो वो फर्स्ट पे आता है। ठीक है, कोई अब किसी के साथ कुछ दुर्घटना घट जाए, वो बहुत बड़ी बात भी ना हो लेकिन बहुत जल्दी कोई टेंशन लेता है, और कोई रिलैक्स होके उसको अपने मन की बहुत अच्छी मन में मतलब प्लेजर के साथ उसको डील करता है। ठीक है, टेंशन रिलैक्सेशन है वो। अब आगे देखिए, ये जो संरचनावाद था इसका बेसिक हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी में क्या योगदान रहा। मेरिट्स हैं इसके। अच्छा, मेरिट्स में है शिक्षा की नई पद्धति। संरचनावाद में इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा नए नए मेथड्स आने लगे, और जो हम बाद में क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान में यूज़ होने लगे। शिक्षा मनोविज्ञान में यूज़ हो गए, हमने जब इन पद्धतियों का यूज़ किया शिक्षा मनोविज्ञान में, तो हमारे टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव होने लगे, या इंट्रोस्पेक्शन के मेथड्स इम्प्रूव होने लगे, या फिर ये कह लीजिए कि जो एक्सपेरिमेंट होते थे किसी एक इंडिविजुअल पे, उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होने लगे। ठीक है, अंत निरीक्षण का प्रयोग मेंटल स्टेट, थिंकिंग, परसेप्शन एक्सेट्रा। अंत निरीक्षण का जो प्रयोग था पहले वो इतना ज़्यादा वाइड एरिया में नहीं काम करता था, लेकिन जब से संरचनावाद आया तब सिर्फ एक अंत निरीक्षण ही ऐसा एक मेथड था जिसका यूज़ करके हम एक इंडिविजुअल की मेंटालिटी पता कर पा रहे थे, या वो कैसी स्टेट में है और कैसा फील कर पा रहा है हम ये पता कर पा रहे थे। तो संरचनावाद में इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंत निरीक्षण का भी विकास हुआ। ठीक है, थर्ड इसमें है इन्वेंट न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन मेंटल एक्टिविटीज़। मेंटल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड नए नए टीचिंग मेथड्स इन्वेंट होने लगे। अब जैसे कोई सिचुएशन में कोई बच्चा कैसे फील कर रहा है, तो उसको उस सिचुएशन के फेमिलियर कराने के लिए टीचर्स को या जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने नए नए मेथड्स इन्वेंट किए। किसकी हेल्प से? स्ट्रक्चरलिज्म मतलब कि संरचनावाद की हेल्प से। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म मेन बेसिक डिफरेंस के ऊपर आता है। फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म का ही थोड़ा आगे और वाइड एरिया में कवर करने का पार्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म थोड़ा छोटा, संरचनावाद थोड़ा छोटा था, और ये फंक्शनलिज्म मतलब प्राकर्यवाद थोड़ा बड़ा वाइड एरिया को कवर कर रहा है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है, कोई कुछ भी फील कर रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो उसको अपनी एक्चुअल डे टू डे लाइफ की जितनी एक्टिविटीज़ है उस पे अप्लाई करके उनको डील कैसे करेगा। ठीक है, जो भी वातावरण की जितनी एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में आपके सामने आ रही हैं, आप उनको एनकाउंटर कैसे करोगे और उनके साथ डील कैसे करोगे, ये आपका फंक्शनलिज्म है। भाई जो आपने अनुभव किया, ठीक है, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, पॉजिटिव नेगेटिव, या आपका क्या किसी चीज़ को लेके परसेप्शन बन गया, वो आपका स्ट्रक्चरलिज्म में आ गया। और किसी चीज़ को कैसे हम डील करते हैं, कैसे हम उसको सरवाइव करते हैं, हम कैसे अपने कौशल उस पर लगाते हैं और किसी सिचुएशन से बच के निकल जाते हैं या उसमें फंस जाते हैं, ये आपका फंक्शनलिज्म मतलब कि प्राकर्यवाद में आता है। ठीक है, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स ने इन्वेंट किया था। विलियम जेम्स ने इसको इन्वेंट किया और डेवलप भी किया। ठीक है, उसके बाद वातावरण को से निपटने में किस तरह कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे आप निपटने के लिए किस तरह कार्य करता है, ये आपका फंक्शनलिज्म के अंदर कवर होता है। ठीक है, अप्लाई स्किल्स मतलब अपने स्किल लगाता है, कुछ भी फील हो रहा है या कुछ भी आप एक्टिविटी कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए आप अपनी डे टू डे लाइफ में, वो आपका फंक्शनलिज्म में आता है। फिर इसके मेरिट थे टीच व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हमें इसमें बच्चों की नॉलेज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं रह गया। अब फंक्शनलिज्म आने के बाद हम बच्चों को वो ही पढ़ाते थे जो कि रिक्वायर हो। अब हम पढ़ाते हैं a+b का होल स्क्वायर बच्चे को, ठीक है, और उसे नॉर्मल बेसिक डे टू डे लाइफ की कैलकुलेशन ना करनी है, तो ये भी गलत बात है। तो हमने पहले जो हमें रिक्वायर था हमें वो पढ़ाना पड़ेगा। तो हम टीचर्स ने मेथड चेंज कर दिया पढ़ाने का, वो पढ़ाया जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसने यहाँ से ये चेंज हुआ था, टीच व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आगे है ब्रॉडन एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का दायरा बढ़ाया और डेवलपमेंट की नई जब आपको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर स्किल अगर हम बच्चे को याद करा दें तो उसको वो एक सिचुएशन में अप्लाई कैसे करेगा, इस मेथड पे ज़्यादा जो जोर दिया जाने लगा और नए नए टीचिंग मेथड्स आपके वो इन्वेंट हुए। मॉन्टेसरी उसी टाइम का है ये, ठीक है। अब आज के टाइम पे ज़्यादा आके उस पर बल दिया गया है, लेकिन उस टाइम पे इन्वेंट हो चुका था ये ठीक ठाक लेवल पे। अप्लाइंग नॉलेज मेथड पर बल।
अब आपकी जो भी नॉलेज है उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई करने पर ज़्यादा बल दिया गया और ऐसे ही मेथड नए नए इन्वेंट किए गए। ठीक है, ये आपका फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म ख़त्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद एक थर्ड साइकोलॉजिस्ट आए। थर्ड साइकोलॉजिस्ट थे आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया अपना साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में और अपने एरिया मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में। ठीक है, थॉर्नडाइक की डेफिनेशंस काफ़ी बार आ जाती हैं, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेना इसकी डेफिनेशन और क्या क्या चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की, कौन से सन में की, ये सब। ठीक है, साइकोलॉजी को इन्होंने बताया उद्दीपन अनुक्रिया संबंध का अध्ययन। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध का अध्ययन साइकोलॉजी, मतलब इनकी जो द्वारा डेफिनेशन दी गई थी वो था स्टिमुली रिस्पॉन्स कनेक्शन। मतलब कि एक सिचुएशन में किसी व्यक्ति के साथ कुछ घटना घटती है, इन रिप्लाई वो उसको कैसे डील करता है या उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये आपका साइकोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद इनके अंतर्गत ये 3 आपकी थ्योरीज दी गई थी मेन। सबसे पहली थ्योरी थी सीखना तथा अंतरण सिद्धांत। सीखना तथा अंतरण सिद्धांत में क्या था? थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफ़र। थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफ़र का जो मेन आपका मुद्दा था वो था संबंध का सिद्धांत, मतलब कनेक्शन बिठाना, किसी चीज़ को सीख के उसका दूसरी पार्ट में कनेक्शन करना। ये मतलब कि प्री नॉलेज का पोस्ट नॉलेज से कनेक्शन करना, इस पे बेस्ड है ये सिद्धांत। इसमें आप क्या करते हैं, बच्चों को कुछ चीज़ सिखाते हैं तो प्रारंभ में मतलब शुरू में बहुत सारे एरर्स करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज वो प्रैक्टिस आगे करते जाएंगे वैसे वैसे ठीक होता जाएगा सब कुछ। मतलब कि एरर्स कम होने लगेंगे, एरर्स का परसेंटेज कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला था सिद्धांत। दूसरा है पठन तत्परता रूल। पठन तत्परता रूल में आपका उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोई चीज़ किसी बच्चे को एक लेवल पे ही सिखाई जाए, परिपक्वता या उसकी मैच्योरिटी के लेवल पे ही सिखाई जाए। जैसे कि हम मेंसुरेशन की बात करते हैं तो 9 से शुरू होता है हार्ड लेवल, 8 तक और 7 तक 2D की बात होती है, 3D की बात आपकी 9th और 10th में जाके होती है। तो जब मेंटल लेवल एक मैच्योर लेवल पे पहुंच गया, परिपक्व लेवल पर पहुंच गया है, तभी एक टॉपिक आपके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मतलब कि टाइम के पहले या अनमेच्योरिटी में कोई भी टॉपिक आपसे ऐसा डिस्कस ना किया जाए जो बच्चा कैच करने में दिक्कत करे। ठीक है, लास्ट है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में उन्होंने बताया कि आप जैसे उन्होंने बहुत सारे जानवरों पे भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उस हिसाब से अभ्यास के नियम में उन्होंने बोला है रिस्पॉन्स कनेक्शन, मतलब एक चीज़ को बार बार दोहराया जाए, उसका अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छे से कोई चीज़ कवर हो जाती है और बहुत जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा गलत होने के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, प्रारंभ नियम, लॉ ऑफ प्रभाव नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में आपका क्या है, जितना जैसे आपने कोई अटेम्प्ट किया एक्सपेरिमेंट, जब उसका रिज़ल्ट आपको सेटिस्फाइंग लगा तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन ही ले लीजिए, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने का अटेम्प्ट किया, अगर आपका आंसर सही आ गया और आप सेटिस्फाई हैं अपने मेथड से, जो भी आपने मेथड सॉल्व करने के लिए अपनाया है, तो वो चीज़ आपको हमेशा ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस में हम अपना चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा कवर कर लेंगे और बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।